Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। हम सोशल साइंस में ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे और ज्योग्राफी में ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं फर्स्ट चैप्टर की तो आप उन्हें ज़रूर देखें और फर्स्ट चैप्टर को आसान तरीके से समझें। हम बात कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर की जिसका नाम है लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ जिसके ऊपर हमने जो टॉपिक्स थे ऊपर के टॉपिक्स उनको डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप पूरे चैप्टर को आसान तरीके से समझ पाएँ। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। तो स्कूल में जो है बच्चों को डिफरेंट जगह पर ले जाया जाता है दिखाने के लिए, घुमाने के लिए। तो उस दौरान जो है बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो वो ज़्यादातर जब इंडिविजुअली देखते हैं तो उसे उतने अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जब उनको ग्रुप में दिखाया जाता है चीज़ों को तो वो उसको और अच्छी तरीके से और लोगों के व्यूज़ के अकॉर्डिंग उसे और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसी तरीके से एक एग्जीबिशन था हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है कि हाथों से बनाई गई जो चीज़ें होती हैं उन्हें हैंडीक्राफ्ट्स कहा जाता है। हाथों से जब जैसे आपने देखा होगा आपके घर में अगर आपने कभी देखा होगा तो हाथों से बनी हुई जो बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं और कई बारी जो नीचे जो हम कारपेट बिछाते हैं वो भी हाथों से बनाई जाती है। और कई बारी जो बैम्बू स्टिक से बहुत अच्छे अच्छे जो हैं बकेट्स बनाए जाते हैं और फ्लावर पॉट बनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हैंडीक्राफ्ट्स कहा जाता है, जो हाथों से बनी हुई चीज़ें होती हैं। दी आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो उस एग्जीबिशन में जो चीज़ें लाई गई थी, हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें थी उन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। तो उन आर्टिकल्स को बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ लोग उनको बनाते थे वहाँ से उन सब चीज़ों को लेके आया गया है। मोना picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handmade bag. Yes, it is made from jute," the teacher said. तो उनमें से एक बच्ची मोना है और वो एक हैंडबैग को पिक करती है। जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हाथों से बनाई जाती हैं। तो उसी तरीके से एक हैंडबैग था, वो भी जो है जूट से बनाया गया था और बहुत सुंदर था वो। तो टीचर बोलते हैं हाँ ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज। और जो वहाँ पे बास्केट था, चाहे वो लैम्प शेड था, लैम्प शेड का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जो बहुत डेकोरेटेड लैम्प आते हैं, यानी कि लाइट पढ़ने के लिए जो लैम्प का हम यूज़ करते हैं। और जो चेयर्स होती हैं वो सारी जो हैं बैम्बू स्टिक से या केन से बनाई गई थी। केन भी एक तरीके के बैम्बू स्टिक टाइप के होते हैं और बैम्बू से थोड़ा सा अलग टाइप की लकड़ी होती है जो आसानी से मोल्ड होकर डिफरेंट शेप्स में बनाई जा सकती है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। तो ईस्ट जो हमारा और नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे इंडिया का, वहाँ पे ज़्यादातर जो बैम्बू हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं और ह्यूमिड रीजन होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैम्बूज जो हैं वो ग्रो हो पाते हैं। जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। और उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी बच्चे देख रहे थे तो जेसी भी जो थी उसने एक स्कार्फ देखा जो सिल्क से बना हुआ था। सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. तो टीचर बताते हैं कि जो सिल्क है, जो हमें सिल्क मिलता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। और ये जो सिल्क वॉर्म होती हैं वो ज़्यादातर आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर 2.10 में
तो यहाँ पर जो पेड़ है इसी को मलबरी ट्रीज़ कहा जाता है, और इसी पेड़ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सिल्क दिखाई दे रहा होगा, ये सिल्क इसमें ही जो है वो अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाता है। और इस तरीके से बच्चे समझ जाते हैं कि जो प्लांट हैं वो हमें बहुत सारे टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो देते हैं। जैसे हमने बैम्बू स्टिक देखी, बैम्बू स्टिक से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसी तरीके से जूट है। तो इस तरीके से जो प्लांट है हमें बहुत सारी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है। Natural vegetation and wildlife exist only in a narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. तो जो नेचुरल वेजिटेशन हो चाहे वाइल्ड लाइफ हो, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया जो पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन का कहते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ होती है, हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर में जो चाहे बर्ड्स हों, चाहे वो समुद्र के अंदर रहने वाले एनिमल्स हों, चाहे ऊपर रहने वाले समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपर का मतलब ज़मीन पे रहने वाले जो एनिमल्स हों, ये सारे वाइल्ड लाइफ में काउंट होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक जो पूरा का पूरा एक जोन बनता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर का, जिसको बायोस्फेयर कहते हैं, वहाँ पे आसान तरीके से वो रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए जो एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे आराम से हमें एयर मिल जाती है, वाटर मिल जाता है, और आराम से ऑक्सीजन मिल जाती है। तो वहाँ पे ये सारे के सारे लिविंग बींग जो हैं आसानी से जो है सर्वाइव कर पाते हैं। तो वही जहाँ पे सारे के सारे लिविंग बींग रहते हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. और ये सारे के सारे जितने लिविंग बीइंग हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट हैं। अगर इनमें से एक भी अपना रोल अच्छी तरीके से प्ले नहीं करता है तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग इससे अफेक्ट होते हैं। तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इसी सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। Plant provide us with timber, give shelter to animals, provide oxygen we breathe, protect soil so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. तो प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनका नाम मैंने अभी ऊपर बताया, और उन प्लांट से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। तो इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आप जानते होंगे। तो जैसे आपने लेटेक्स सुन रहे हो, इसमें टर्पेंटाइन ऑयल सुन रहे हो, ये सारे पाइन ट्री से हमको मिलते हैं। और पाइन ट्री का मतलब चीड़ के पेड़ होते हैं, और चीड़ की तरह ही जो ऐसे सारे के सारे ट्रीज़ जो जिनका जो लीफ होती है, वो लीफ कैसी होती है उनकी, वो एक निडल की तरह होती है। जैसे आपने देखा होगा चीड़ के पेड़ जो होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो निडल की तरह होती है। तो ऐसे जो भी पेड़ होते हैं उन्हें पाइन ट्रीज़ कहा जाता है। तो जो पाइन ट्री हैं उनमें से लेटेक्स और टर्पेंटाइल ऑयल मिलता है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है उसको। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हमें प्लांट से मिलते हैं। देर आर इन्यूमरेबल यूज़ ऑफ प्लांट एंड यू कैन ऐड सम मोर। और जितनी बातें यहाँ लिखी हैं उनसे कई ज़्यादा चीज़ें जो हैं प्लांट हमको प्रोवाइड करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। तो जैसे मैं बता ही रहा था आपको, वाइल्ड लाइफ के अंदर में वो सारे एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, और एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी के अंदर की जो एनिमल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर में आती हैं। ये हमको मिल्क, मीट, हाइड, वूल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। और जो बी है, इंसेक्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो भी बहुत तरीके से हमारी इकोसिस्टम में हमें सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बी से हमें हनी मिलता है, और बी एज अ डीकम्पोज़र भी रोल प्ले करता है। डीकम्पोजर्स का मतलब होता है ये जिस भी चीज़ के ऊपर बैठते हैं तो उसको जो है डीकम्पोज कर देते हैं, यानी पूरी तरीके से एंड कर देते हैं। अगर वो उसको एंड ना करे तो वहाँ गंदगी फैलेगी, और गंदगी फैलेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारा जो सर्वाइवल है उसमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड में एक बर्ड बनी हुई है जिसको हम गिद्ध कहते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये
मरे हुए जानवरों को ना खाएं तो कहीं ना कहीं ये ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे जिससे हमारे सर्वाइवल में दिक्कत हो सकती है। तो हर एक जो भी, चाहे बर्ड हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सर्वाइवल में कि अगर वो अपना रोल प्ले करना बंद कर दें तो कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइवल में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment। तो जिसके बारे में बता रहा था, इसको हम क्या कहते हैं, वल्चर कहते हैं इसको। और सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इनको जो भी एनिमल और बर्ड हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सारे के सारे जो हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 2.11 पे ब्रह्म कमल एक मेडिसिनल हब बता रखा है। और हम जानते हैं कि जो ब्रह्म कमल है वो क्या है, हमारे उत्तराखंड में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि जो ब्रह्म कमल है वो किस लिए पॉपुलर है हमारे उत्तराखंड के अंदर में। तो कमेंट में ज़रूर आप लिख के बताएं इसको। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो अब बात करते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पूरे वर्ल्ड में, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचुरल वेजिटेशन, और किस किस तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो किसी भी जगह का अगर वेजिटेशन हमें जानना हो कि कैसा है, तो वो डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर पे और वहाँ के मॉइस्चर पे। अगर वहाँ का टेम्परेचर अच्छा होगा, वहाँ का मॉइस्चर अच्छा होगा, तो वहाँ की वेजिटेशन भी अच्छी होगी। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा। तो जो वेजिटेशन है मेनली पूरे वर्ल्ड में, उसे हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है। एक तो फॉरेस्ट कहते हैं हम उसको, एक ग्रासलैंड कहते हैं, एक स्कर्ब्स कहते हैं और एक टुंड्रा कहते हैं। ये सब अलग अलग तरीके की प्लांटेशन है जो हमें देखने को मिलती है। फॉरेस्ट, हम जानते हैं कि फॉरेस्ट क्या होती है। आप देख सकते हैं फिगर 2.13 में ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं हमको। ग्रासलैंड का मतलब होता है कि एक बड़ी सी लैंड जिसके ऊपर में घास उगी हुई है, उसे ग्रासलैंड कहते हैं। और उसके दूसरे तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं, वो फॉरेस्ट में काउंट होते हैं। उसी तरीके से स्कर्ब्स क्या होते हैं उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया होगा इन्होंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। स्कर्ब्स का मतलब होता है कि ऐसे प्लांटेशन जो काफ़ी नुकीली प्लांटेशन होती है, यानी कि आपने कभी देखा होगा कि जो झाड़ जिसको हम कहते हैं, जिसमें हाथ लगाने से हाथ कट जाता है, ऐसे पेड़ जो होते हैं नुकीले और कटीले पेड़ जो होते हैं उन्हें स्कर्ब्स कहा जाता है। और टुंड्रा का मतलब होता है कि ऐसी वेजिटेशन जो हमें ज़्यादातर ऐसी जगह पे देखने को मिलती है जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है और वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ जो हैं उग जाते हैं, तो उसे हम टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। और जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ बड़े पेड़ होते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। तो ऐसी जगह पर ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रो करते हैं जहाँ पे अच्छा खासा पानी मिलता है, और जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ फॉरेस्ट नहीं होगा। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्री एंड दियर डेंसिटी reduces। अगर पानी तो चाहिए ही चाहिए, और मॉइस्चर भी अगर कभी कभी कम हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो पेड़ों का साइज़ है, लंबाई है, वो भी कम होने लग जाती है। और जो डेंसिटी है वो भी कम होने लगे। डेंसिटी का मतलब होता है कि ज़्यादा पेड़ लगना, इसका मतलब वो डेंस फॉरेस्ट है, यानी घना जंगल है। और घना का होने का मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वो जंगल भी क्या होगा, घना जंगल होगा। Short stunt trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grassland of the world। तो ऐसी जगह है जहाँ पे रेनफॉल जो होती है ज़्यादा भी नहीं होती है और कम भी नहीं होती है। ऐसी जगह जहाँ पे घास उग जाती हैं, ऐसी जगह को ग्रासलैंड कहा जाता है। थॉर्नी सर्ब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल।
और ऐसी जगह जहाँ पे कम पानी बरसता है, कम रेनफॉल होती है, तो ऐसी जगह पर क्या बन जाते हैं, स्कर्ब्स बन जाते हैं, यानी कि ऐसे पेड़ ऐसे प्लांटेशन उगती है वहाँ पे जो प्लांटेशन कम पानी में भी अपने आप को सरवाइव कर लेती है। और ज़्यादातर है जो ऐसी प्लांटेशन होती हैं वो ड्राई एरिया में होती हैं, और ड्राई एरिया में होने की वजह से उनमें ग्रीनरी बहुत कम होती है, और ज़्यादातर वो कांटेदार पेड़ होते हैं। In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduces loss of moisture through transpiration. और इस जगह पर जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी नीचे तक गई होती हैं, काफ़ी डीप रूट होती हैं, और उन लीव्स जो होती हैं काफ़ी थॉर्नी होती हैं, यानी कि नुकीली होती हैं। आप देख सकते हैं 2.14 में इस तरह की जो घास होती हैं, नुकीली घासें होती हैं, इन्हें जो है थॉर्नी और वैक्सी सरफेस होता है इनका। वैक्सी सरफेस का मतलब होता है कि जो यहाँ की लैंड होती है उस लैंड के ऊपर पानी की कमी होती है, और पानी की कमी होने की वजह से जगह जगह से टूटी होती है, और अगर आप उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वैक्स, जैसे हम मोमबत्ती को हाथ लगाते हैं उस तरह की लैंड हमें देखने को वहाँ पे मिल जाती है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेज ऑफ मॉसेस एंड लिंचेस। तो ऐसे पेड़ जो ज़्यादातर ऐसी जगह पे होते हैं जो पोलर रीजन होते हैं, यानी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो पानी जहाँ ज़्यादा रहता है, बर्फ़ या जहाँ पे गिरती है वहाँ पे पेड़ ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पेड़ भी नहीं होते, उनको घास कह सकते हैं हम लोग। तो मॉसेस या लिंचेस टाइप के पेड़ हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. आज हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जितनी आज से 2 सेंचुरीज यानी 200 साल पहले, 1 सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं और 2 सेंचुरी में 200 ईयर हो गए। तो 200 ईयर पहले जैसा हमारा वर्ल्ड था, वहाँ पे पॉपुलेशन जैसी थी, या वहाँ का लैंड यूज़ जैसा था। लैंड यूज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप फर्स्ट चैप्टर को ज़रूर देखें वहाँ पे, यानी इस सेकंड चैप्टर के जो फर्स्ट वीडियो उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको लैंड यूज़ के बारे में नॉलेज मिल पाए। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड यूज़ भी लगातार चेंज होता जा रहा है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। और जिस तरीके से फॉरेस्ट जो है कट होता जा रहा है, लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, उस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें फॉरेस्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। और फॉरेस्ट अगर जहाँ पे एंड हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा उससे, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि आजकल हो भी रहा है। अब मैं बता दूं कैसे हो रहा है आजकल। अब जिस तरीके से हम फॉरेस्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं, हम प्लांटेशन को पूरी तरीके से उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको मिसयूज़ करते जा रहे हैं, तो अगर प्लांट अपना वर्क नहीं करेंगे, एनिमल अपना वर्क नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं, डिजीज़ेज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलेंगे। और जैसा हो रहा है, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, जितने भी हमारे स्मॉल जो अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंसेक्ट है, उनका अपना रोल है, तो हर कोई अपना रोल करता है तो बैलेंस बना रहता है। लेकिन जहाँ पे हम लैंड ही नहीं होगी तो उनको ग्रो करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होंगे और उनकी वजह से फिर सभी लोग को डिस्टर्ब होना पड़ेगा। इसीलिए उनकी कंजर्वेशन करना, नेचुरल वेजिटेशन हो चाहे वाइल्ड लाइफ हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप देखो 2.15 में कोलाज बना रखा है फॉरेस्ट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट। तो उन्होंने दिखाया हुआ है कि हमें फॉरेस्ट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और इसीलिए हमें फॉरेस्ट को बचा के रखना होगा। तो ज़रा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। जैसे मैं बता रहा था आपको, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट एंड एनिमल। और जिस तरीके से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, और क्लाइमेट में चेंज आने का रीज़न क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे प्लांट के हों, यानी प्रजातियां जो हैं उनकी वो ख़त्म होती जा रही हैं।
या तो वो ख़त्म होती जा रही हैं या ख़त्म होने की कगार पे हैं, या तो अब बिल्कुल वो हमें देखने को भी नहीं मिलती हैं, लुप्त होने वाली हो गई हैं या तो लुप्त हो चुकी हैं। डिफॉरेस्टेशन, मैंने बताया आपको, पेड़ों को, फॉरेस्ट को कट करना डिफॉरेस्टेशन है। सॉइल इरोजन, सॉइल जो लैंड की अपर लेयर है उसका जाना। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं, अगर हम कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं या घर बना रहे हैं तो उस जगह की लैंड को हम ख़राब कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से। फॉरेस्ट में आग लगाना, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब जो हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेस्ट को या हमारे जो नेचुरल और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इनको ख़त्म करते जा रहे हैं। One of the major concern is poaching, which result in sharp decline in the number of particular species. पोचिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी जानवर को मारते हैं उसके अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे वो उसके दांत हो, चाहे वो उसकी खाल हो, चाहे उससे मिलने वाली कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादातर नहीं मिलती है, उसको कहा जाता है इलीगल किलिंग, को पोचिंग कहा जाता है। तो देखो ये सब बता भी रखा है। द एनिमल्स आर पोस्ड फॉर द कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइट्स, स्किन, नेल्स, टीथ, ऑन एज वेल एज फीदर्स। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बर्च, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। तो इस तरह के जो जानवर हैं अगर उनका इस तरह से पोचिंग होती रहेगी, इलीगल किलिंग होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे, यानी ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे और हो सकता है कि लुप्त भी हो जाएं, हमें पता ही नहीं चले कि वो भी कभी हुआ करते थे। दिस कैन बी कंजर्व बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और ये सारी चीज़ें तब हम बचा सकते हैं इन चीज़ों को जब अवेयरनेस हो। अगर हम लोग आज इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आने वाले टाइम में आप भी, हो सकता है कि ऐसे इलीगल किलिंग में आप पार्टिसिपेट करें। तो कहीं ना कहीं अगर हम अवेयर होंगे और आज हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और कल आपके पास इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बच के रहोगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करोगे। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर natural vegetation and wildlife. Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. There is balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. और अगर हम इन सब चीज़ों को बचा के रखेंगे, अगर इनको बचाना है हमने कहीं ना कहीं किसी तरीके से, तो हमें इनको अवेयरनेस के थ्रू इनको बचाया जा सकता है। और इनके बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी स्पीसीज़ का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल habitat of many species. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. यही हाल हमारी बर्ड्स का भी है। बर्ड्स को भी उनके अलग अलग चीज़ों के लिए मारा जाता है और अगर इस तरीके से वो मारते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इंकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो इस तरह से अवेयरनेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री करें, यानी सोसाइटी के अंदर में फॉरेस्ट से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम करें, लोग जाएं, समझाएं, लोगों को बताएं इस चीज़ के बारे में, तो ऐसे अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है। वन महोत्सव हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। वन महोत्सव सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम रीजनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे जो है इस काम को जोरों शोरों से करें ताकि लोग जो है इसके बारे में जानें और लोग जो है इनकरेज हों ऐसे कामों को करने के लिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैम्प सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। बच्चे जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि बच्चे ही आने वाले फ्यूचर हैं हमारे। और बच्चे अगर इस तरह की सोच और इस तरह की चीज़ों को अगर बच्चों के अंदर क्रिएट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। बच्चों को हमेशा जो है नेचुरल जो चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए और जो स्पीसीज़ हमारे आसपास में हैं, प्रजातियां हैं अलग, चाहे पेड़ों की हों, चाहे जानवरों की हों, चाहे बर्ड्स की हों, उन्हें देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tiger, deer, great Indian bustard and peacocks is illegal. तो इंडिया के अंदर में भी जो है इलीगल कर दिया गया है इनको मारना, लेकिन फिर भी जो है इनको बहुत तेज़ी से मारा जा रहा है।
An international convention, CITES, has been established that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited. तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है साइट्स, CITES। वो जो है उसने कई सारे ऐसे एनिमल्स और ऐसी बर्ड्स या ऐसे चीज़ों के ऊपर में बैन लगा रखा है कि अगर उनको मारा जाएगा तो उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर एक इंसान जो हमारी कंट्री के अंदर में रह रहा है, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रह रहा है, हम सबकी ड्यूटी है कि हमें प्लांट्स और एनिमल को बचाना है, क्योंकि हमें पता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर जिसका नाम था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। साइट्स जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, साइट्स का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने बता दिया आपको सब चीज़ों के बारे में। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें और मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। इस चैप्टर की 4 वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझना है तो आप चारों वीडियोस को सीरियल वाइज आप देखें और आपको इस चैप्टर से पूरी क्लैरिटी आएगी, ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।